जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी और आज की सकारात्मकता ये है कि असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दे, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाए। मेरे प्रिय साथियों, जिस क्षेत्र में आप हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, आज के डेट में हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है, तो अगर ये मन में आता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, ये दो चीज़ें बात आती है हमेशा। जब हम कहीं ना कहीं त्रुटिवश या कुछ गलती करके हम कई जगह मिस्टेक कर देते हैं और हार जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो मिस्टेक कर रहे हैं वही आपका सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। उसी से ही आप सीखेंगे। जब उससे आप सीख के आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। मतलब मेरे प्रिय साथियों, हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, कभी जीवन में हमें नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए होगा नहीं होगा ये सब सारी चीज़ों को किनारे करके सिर्फ और सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड होके प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपको मेहनत करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप सभी को कि डेली प्लानिंग करें, रोज प्लानिंग करें। हर प्लानिंग में आपके लक्ष्य को पास आने में जो है वो मजबूर कर देगा, हर एक प्लानिंग। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि मैंने आपको समझाया, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सकारात्मक रहे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता भी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसीलिए जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। तो अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पित रहिए। आइए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए किस पदार्थ का छिड़काव किया जा रहा है। तो पिंक फायर रिटार्डेंट है ये बेसिकली एक केमिकल फार्मूला है जो कि आग को क्या करता है, मंदक का काम करता है आग के लिए। तो ये जो है पिंक फायर रिटार्डेंट है, इसका नाम रिटार्डेंट नाम है इसका। यामिनी और कल्याण ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। चलो, आज का प्रश्न है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतरराष्ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो आप सभी को ये पता होगा कि विदेशी मुद्रा का हस्तांतरण होते रहता है। जो हमारे प्रवासी भारतीय बाहर रहते हैं या कोई कंपनी यहाँ आना चाहती है, उसके द्वारा जो है पेमेंट का आदान प्रदान होते रहता है। उसको सरल और सुगम बनाने के माध्यम से जो है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो भारत की नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, इसने यूएई के मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के जो है आपका स्थित फिनटेक कंपनी मगांती के साथ साझेदारी की है। ठीक है, भारतीय यात्रियों के लिए यूएई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन को सक्षम करना। मतलब मेरे प्रिय साथियों, जितने भी भारतीय व्यापार कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनके द्वारा जो मुद्रा का हस्तांतरण है वो आराम से और सुगम और सुसज्जित रूप से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है मगंती। भुगतान समाधान उद्योग में अग्रणी है, जो सीधे अधिग्रहण जारीकर्ता प्रसंस्करण और अधिग्रहण प्रसंस्करण में विशेषज्ञता रखती है, मतलब कि आदान प्रदान में। और इसमें जो है भुगतान की स्थिति बने रहती है, दिन भर मतलब 24/7 खुले रहता है। तो इसके माध्यम से आदान प्रदान मुद्रा का होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की बात करें तो ये क्या काम करता है, NPCI भारत की खुदरा भुगतान निपटना प्रणालियों का संचालन करने वाला एक संगठन है। 2008 में बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो RBI के द्वारा बनाया गया है और IBA मतलब भारतीय बैंक संघ के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि भारत में डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है, आदान प्रदान मुद्रा का जो है आदान प्रदान आसान करता है। ठीक है, वित्तीय विनिमय प्रणाली को सुगम बनाता है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक और ये सभी जितने भी बैंक हैं इसमें सहयोगी हैं। UPI का वैश्विक विस्तार इसी के द्वारा संभव हुआ है। तो जो है आपका लक्ष्य अगर हम देखें भारत का, तो 16 बिलियन से अधिक लेन देन के संसाधन किए जाते हैं और भारत की इकोनॉमी को ट्रिलियन में पहुंचाने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहेगा, हाल ही में किस देश की रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन विकास किया है। देखो, भारत हम ही किए हैं इसको,
और भारत के बाहर वाले जितने भी है इसमें हॉर्स पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग इंजन बनता है, ठीक है, किसका, तो रेलवे इंजन। भारत के पास जो है वो आपका 1200 HP का हाइड्रोजन इंजन बन गया है। अब हाइड्रोजन से संचालित होगा, जो बैटरियां होती है उसके माध्यम से जो है इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है और इस जो है इंजन को इस प्रकार से चलाया जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि बाकी देश वालों के पास कितनी क्षमता है, तो 500 से 600 हॉर्स पावर की कैपेसिटी के साथ बाकी देश हैं। बाकी भारत इकलौता ऐसा देश बन गया है जो शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन बनाने में सक्षम हो गया है। और इसका जो है अश्वनी वैष्णव जी जो कि रेल मंत्री जी हैं, उन्होंने इसका जो है अभी क्या किया है, लोगों के साथ इसकी उपलब्धि का साझा किया है, न्यूज़ के साथ साझा किया है। तो हमारे पास 12 हॉर्स पावर की उत्पन्न करता है, अन्य देशों में विकसित 500 से 600 हॉर्स पावर ही रहता है महज, है ना। भारतीय रेलवे का एक बहुत अच्छा जो है ये कहा जा सकता है, या बहुत मतलब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने जो है इस हाइड्रोजन इंजन को बनाया है और एक जनरेशन आगे बढ़ने की पहल की है। 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है ना। अश्वनी वैष्णव जी रेल मंत्री है इसके, ठीक है। सतीश कुमार जी जो इसके CEO है। हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि मैंने बताया, है ना। और इसके जो फ़ायदे हैं, इन ट्रेनों में बिजली या डीजल की ज़रूरत नहीं होगी, रख रखाव सस्ता होता है, इसका कार्बन उत्सर्जन कम करता है बाकी ट्रेन की अपेक्षा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। चले आगे। और हमारे यहाँ भारत में जो है 18 रेलवे जोन है। मैं हमेशा बोलता हूँ इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन रेलवे जोन को आपको याद रखना है। 18 रेलवे जोन है और एक एक जैसे देख सकते हैं आप, मध्य रेलवे कहाँ है, तो कहाँ है, तो मुंबई टर्मिनल है ना। उत्तर रेलवे कहाँ है, तो दिल्ली है। ये सभी को आपको प्रॉपर याद करना है। स्टैटिक पोर्शन मैंने रख दिया है। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का सरकार ने पुनर्गठन किया है। पुनर्गठन से तात्पर्य इसमें बहुत सारे अधिकारियों का जो है स्थानांतरण हुआ है, मतलब ये इसमें अधिकारी जो है वो जुड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है, TV सोमनाथ और मनोज गोविल को शामिल किया गया है इसमें, है ना। और मंत्रिमंडल सचिव, व्यय सचिव के रूप में पदभार संभाला है इन दोनों ने, जिसमें अजीत डोभाल जी भी रहेंगे, है ना। प्रमोद कुमार मिश्रा जी रहेंगे जो कि प्रधानमंत्री के सचिव रहे हैं। विक्रम मिश्री रहेंगे विदेश सचिव। TV सोमनाथ, मनोज गोविल पदेन सदस्य रहेंगे इसके, है ना। यह भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है जो कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में बना था, ठीक है। अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगर हम परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें, देश में परमाणु विज्ञान का अनुसंधान करता है। देश के में परमाणु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना काम है इनका। परमाणु खनिजों की खोज करना, औद्योगिक पैमाने में इनका इस्तेमाल करना मुख्य कार्य है इसका, है ना। परमाणु ऊर्जा से जुड़े अनुसंधान एवं विकास में योगदान करना। इतिहास की बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग ने 18 मई 1974 को सबसे पहले परमाणु सशक्त बनाया था, APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में पोखरण में। बताओ इस मिशन का नाम क्या था, ठीक है। अगर आप पोखरण मूवी देखे होंगे तो आपको याद होगा। और ये भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, जैसे कि महाराष्ट्र में है तारापुर, मद्रास परमाणु ऊर्जा तमिलनाडु में है, कैगा है कर्नाटक में, काकरापारा है गुजरात में, नरौरा है उत्तर प्रदेश में, RPS है 2 है कोटा राजस्थान में, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है मध्य प्रदेश में, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कलपक्कम तमिलनाडु में है। उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर में है ना। वेरिएबल एनर्जी क्या है आपका साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है वो कलकत्ता में, और हैदराबाद में परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय स्थित है, ठीक है। तो ये आपके स्टैटिक पोर्शन हो गए। आगे बढ़े। अगला है प्रश्न, इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए अलग से कंटेंट होता है, तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये की पेंशन योजना की घोषणा की है, तो उड़ीसा में जो मीसा एक्ट के तहत जो मतलब आपके कैदी आपातकाल के समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में जब अंदर हुए थे 74 से 77 के बीच, तो उन सभी को 20,000 रुपये पेंशन देने की योजना की गई है। लेकिन क्राइटेरिया ये रखा है कि 1 जनवरी 2025 तक वो जीवित होना अनिवार्य है। अगर मृत हो गए हैं तो उन मृत लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है।
आपातकालीन स्थिति में दिया जाएगा। यह पेंशन योजना उन व्यक्तियों को बलिदान को स्वीकार करती है जिन्हें आपातकाल में विरोध किया था कि ये आपातकाल बिल्कुल गलत है, और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी मोनोपोली चलाई थी, ये आपातकालीन स्थिति जो कि आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इसको लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उनकी कहानी हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ लेंगे। आपातकाल जो है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू किया गया था। आपातकाल के प्रकार क्या होते हैं, मैंने जो सबसे पहले कहा, कई विद्वानों ने इस आपातकाल को भारतीय इतिहास के सबसे अधिक काली अवधि कही है, जिनमें से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये होता है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। यह आपातकालीन स्थिति ऐसी होती है कि राष्ट्रपति घोषणा करता है और बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध की स्थिति में लगाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है 356 आर्टिकल राज्य आपातकाल, ये राज्यपाल के द्वारा लगाया जाता है, संवैधानिक व्यवस्था की विफलता की स्थितियों में लगाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल के तहत आता है, और ये आर्टिकल जो है जब भारत में, यहाँ पर सिर्फ एक ही कारण लिखा हुआ है, राष्ट्रपति सरकारी अधिकारी को वेतन कम कर सकता है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि वित्तीय स्थिति की मतलब आपका मतलब कहा जा सकता है कि अगर वित्तीय स्थिति खराब हो गई हमारे देश की तो इसे लगाया जा सकता है। इस दौरान चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं, नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी राजनीतिक विरोध में जेल में बंद कर दिया था बहुत सारे लोगों को, और जो मीसा एक्ट है वो पढ़ना जरूरी है। मीसा एक्ट के तहत, जिसके तहत अंदर मतलब जेल में कर दिया गया था, तो इसको आप देखेंगे कि बिना किसी मुकदमे या आरोप के दो साल तक के इसका निवारक नज़रबंदी कर देंगे। असहमति या आलोचना व्यक्त करने पर व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने का अधिकार है। बिना वारंट की संपत्ति की तलाशी लेने का और जब्त करने का अधिकार है। तो इतना कठोर जो है ये मीसा एक्ट रहा है। 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कानून पास करके जो है इसे मीसा एक्ट बनाया गया था। ठीक है, अभी भी ये मीसा एक्ट जो है लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति चाहे। ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह से। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला देश का चौथा देश बन गया? तो फिर से बोलिए भारत माता की जय। और भारत जो है वो चौथा देश बन गया है अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को एक साथ जोड़ने में, या जिसे हम डॉकिंग कहते हैं, उसके माध्यम से। ठीक है, पहले कौन था? अमेरिका था, रूस था और चीन था। अब भारत भी हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कार्य को सफल किया गया है। बहुत सारे हर्डल्स आए, लेकिन हर्डल्स को दूर दरकिनार करके इन्होंने अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर इस कार्य को बेहतर बना दिया है। ठीक है, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। 1969 में इसकी स्थापना हुई है विक्रम साराभाई के द्वारा। DV नारायण इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलो, डॉकिंग प्रक्रिया क्या है? अंतरिक्ष डॉकिंग 2 तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक कक्षा में पास लाकर एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डॉकिंग कहा जाता है। क्लियर? चलो, अगला प्रश्न, हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिएगा कि अब विदेश यात्रा में फास्ट ट्रैक के माध्यम से आसानी से आपका जो है कहा जा सकता है पहचान और आपको पास प्रोवाइड कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, मतलब स्कैनर से ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका नाम क्या है? इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। ठीक है, इससे जो है क्या होगा? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज और सरल इमिग्रेशन प्रदान करना, आधुनिक बायोमेट्रिक और प्री स्क्रीनिंग तकनीकों के उपयोग से बार बार यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष रूप से सुविधा प्रदान करना, हवाई अड्डों पर लंबी कतारों और प्रतीक्षा का समय कम हो जाएगा इसके आने से। FTI TTP। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 16 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजन किया जा रहा है सैन्य अभ्यास। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। क्या नाम है? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। याद रखिएगा, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भारत के उत्तरी सीमाओं में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों की संचालन क्षमता को बढ़ाना, विशेषकर उच्च ऊंचाई में रहने वाले जितने भी सेना के सैनिक हैं उन सभी को जो है बेहतर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, डेविल स्ट्राइक। आगे बढ़े, अगला है हमारे स्क्रीन पे भारतीय सशस्त्र बलों की कुछ जानकारी है जो प्रॉपर आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने स्टैटिक पोर्शन डाल दिया है।
हाल ही में सिंगापुर ने निम्नलिखित में से किस भारतीय को अपने सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है मनोज गोविल, है ना, यही नाम है। कभी कभी दिमाग से, तरुण दास है जी, ठीक है। पूर्व महानिदेशक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। मतलब ये सिंगापुर के साथ इनके, क्या नाम है इनका, तरुण दास, पूर्व सचिव रहे हैं ये। इनका सिंगापुर के साथ अच्छा खासा जो है रिलेशन रहा है शुरू से, तो इनको प्रदान किया गया है, ठीक। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया होगा बताओ, चलो। महाकुंभ हो रहा है ना प्रयागराज में, प्रयागराज में महामृत्युंजय यंत्र बनाया गया है। इस यंत्र का काम क्या है? तो यंत्र जो है शिव जी की आराधना, शिव जी की पूजा, शिव जी की जो है उपासना के लिए बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो महामृत्युंजय यंत्र में, जिसे मृत्यु पर विजय या यंत्र भी कहा जाता है, लाभ प्रदान करता है, मृत्यु, बीमारी, खतरों के डर को दूर करता है, श्रद्धालुओं को साहस और सकारात्मक बढ़ावा देता है, भगवान शिव की उच्च ऊर्जा जुड़ने का माध्यम बनाता है, ठीक है। कि काफ़ी ऊंचा है, 52 फीट की लंबाई है, ये दिखाई दे रहा है ना, ऐसे बनाया गया है इसे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप इंडिया के 90वें स्थापना दिवस पर इम्प्रूव फैक्ट बुक और इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? देखो इनका नाम है उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। स्टार्टअप यूथ वर्ग में बहुत अच्छा एक पहल है, जिसके माध्यम से 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था। अभी का जो 9वां संस्करण है, इसका जो थीम कहा जा सकता है वो इम्प्रूव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज। भारत में युवाओं को जो है स्टार्टअप या इंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। 2016 में महज 500 लोग थे, वर्तमान में लाखों की संख्या है, लाखों की तादाद में लोग इसमें जुड़ चुके हैं। 1 लाख आपका कितना होगा, 59,157 स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिक्स बन गया है भारत। बताया मैंने 2016 में महज 500 थे, है ना, जो कि 17.2 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है। और स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है, अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो आप स्टार्टअप पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। चलो, भार्गव वस्त्र नाम का जो है मिसाइल बनाया गया है, किसके द्वारा? तो गोपालपुर शिपयार्ड फायरिंग रेंज स्वदेशी के रूप में विकसित किया गया है इसे, ठीक है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने हल्दी और हल्दी के उत्पाद के विकास करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है, ठीक है। मौसम जलवायु संबंधित विज्ञान में विकास क्षमता को मजबूत करना, देश में मौसम के प्रति तैयार करना, जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मिशन कहा गया भाई, मिशन मौसम के द्वारा इसका शुभारंभ मोदी जी ने किया है। 77 स्थलों को डोकलाम एरिया में जो है क्या बनाया, गलवान और डोकलाम एरिया में युद्ध स्थल, युद्ध पर्यटन के रूप में डेवलप किया गया है। स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेटर बन गई, वर्ल्ड में सबसे पहली क्रिकेटर बन गई जो कि सबसे कम बॉल में शतक बनाए हैं इन्होंने, महज 70 बॉल में। पिक्सल नाम की कंपनी है जिन्होंने भारतीय कंपनी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी बन गई है, ठीक है। उसके बाद है, खेल में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, स्थायी शहर विकास पर सहयोग समझौता ज्ञापन हुआ है किसके साथ? तो स्पेन के साथ होगा, है ना, स्पेन के साथ। भारत और स्पेन दौरे में है हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री, इनके साथ भारत और स्पेन का समझौता हुआ है। 11 से 14 फरवरी तक क्या चलेगा? भारत में ऊर्जा सप्ताह चलेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया, कहाँ? तो मुंबई में, ठीक है। आगे बढ़े। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? आपको आंसर बताना है। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। स्पीड में इसलिए पढ़ाता हूँ कि फटाफट आप लोग सारी चीज़ें पढ़ लें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।